हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएपीसी फर्स्ट ईयर एमपीसी 001 की क्लासेस चल रही हैं। इजी नोट्स का एक्सप्लेनेशन चल रहा है। जून 2025 के एग्जामिनेशंस को अगर आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो ये जो सभी वीडियोस हैं, जो सभी टॉपिक्स आपने वीडियोस के थ्रू कवर किए हैं, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम एमपीसी 001 का 8th वीडियो पढ़ेंगे, 8th वीडियो को स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो ये है जिसमें कुछ 4 टॉपिक्स बचे हैं जिनको आपको मैं बहुत क्विकली कवर कराऊंगी। ये सभी टॉपिक्स आपसे या तो 6 मार्कर वाले सेक्शन यानी सेक्शन बी में पूछे जा सकते हैं या फिर सेक्शन सी में पूछे जा सकते हैं। चलिए बिना किसी डिले के क्विकली बिगिन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला आपका जो यूनिट है काफी इंपॉर्टेंट है। ब्लॉक जो है उसमें से क्वेश्चन बन के आता है, कुछ भी आ सकता है। 3 मार्कर में शॉर्ट में पूछ सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है। तो जनरली आपको पता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसा कॉग्निटिव प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसके आउटकम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना और डिफरेंट स्ट्रेटेजीज का यूज करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एक इफेक्टिव रेजोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को लिखेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में हम कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, या फिर उसके स्टेप्स लिख सकते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिफाइन कर रहे हैं, मतलब चीजें उसके अराउंड होनी चाहिए। कुल मिलाकर ये समझना है आपको। तो यहाँ पे हमने स्टेप्स को मेंशन कर दिया है क्योंकि जो ये स्टेप्स हैं ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी बताते हैं। सबसे पहले हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। आप अगर किसी पर्सन की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, कोई पर्सन आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आता है, तो आप पहले उससे उसका क्वेश्चन स्टेटमेंट पूछते हैं कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। तो वही है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना कि क्या इश्यू है, क्या ऑब्स्टेकल है, क्या क्या बातें हैं, उसके जितने भी कॉजेज हैं उनको यहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है। देन कम्स डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। उसके बाद जब हम उस प्रॉब्लम को सुनते हैं, अभी तो केवल सुनने का काम हो रहा है, आइडेंटिफिकेशन का काम हो रहा है। उसके बाद हम उस प्रॉब्लम के नेचर पर थोड़ा डीपली जाते हैं, यानी कि क्या क्या कॉजेज रहे होंगे, ऐसा क्यों हुआ होगा, कोई हाइपोथेसिस हम फॉर्म कर सकते हैं वहां पे बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट, और प्रॉब्लम को प्रॉपर तरीके से डिफाइन करते हैं। जब हमें प्रॉब्लम समझ में आने लगती है कि किस वजह से है, क्यों ऐसा है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है, उसके सोल्यूशंस को जनरलाइज करने की कोशिश करना, पॉसिबल आउटकम्स की पहले बात करना। एकदम हम सोल्यूशन पे नहीं पहुंच जाते हैं, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, यहाँ से आगे आगे हम कहाँ तक जा सकते हैं, वो सब हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, जिसमें जनरेटिंग सोल्यूशंस को हम रखते हैं। पॉसिबल सोल्यूशंस के लिए हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, स्ट्रैटेजीज डिस्कस कर सकते हैं। अब जिस पर्सन की हम प्रॉब्लम सॉल्व करें, हो सकता है उससे भी हमें डिस्कशन करने की रिक्वायरमेंट हो, या फिर हम अपनी तरफ से अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने वाले हैं तो उस तरीके से भी चल सकते हैं। अब क्योंकि हम कई पॉसिबल सोल्यूशंस की बात करते हैं, तो एक सोल्यूशन को हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं। इवैल्यूएशन करेंगे कि क्या बेस्ट सूटेड सोल्यूशन रहेगा इस प्रॉब्लम के लिए। वही जो सोल्यूशन होता है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है, और सिलेक्शन करने के बाद क्या करेंगे, उस सोल्यूशन को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अब जो हमारे पास सोल्यूशन है उसको इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे। हो सकता है वो इम्प्लीमेंटेशन हमें ना करना हो, हमें एज एन एडवाइस किसी को वो देना हो, तो हम उसको स्टेप्स बताएंगे कि किस तरीके से वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा और क्या क्या चीजों का ध्यान रखेगा। देन उसके बाद हम आउटकम को रिव्यू भी करते हैं, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो बस उसे करते नहीं चले जाते, साइमल्टेनियसली देखते हैं कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं क्या वो रिजल्ट्स की पॉसिबिलिटी भी हमें नजर आ रही है जो हम लेना चाहते हैं, जो हमें चाहिए रिजल्ट्स क्या वो हमें मिलेंगे भी, ऐसा अंदाजा लगने लगता है हमें देखते हुए। तो इन सब चीजों को देखना समझने का काम भी हम साइमल्टेनियसली करते रहते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के पार्ट में हम इतने चीजों को मेंशन कर सकते हैं। इसी को आप डिटेल कर सकते हैं बेस्ड ऑन मार्क्स, और इसी को आप और छोटा कर सकते हैं जिस हिसाब से मार्किंग आती है। अब वो प्रॉब्लम के टाइप की बात होती है तो वैसे तो जनरली आपने वेल डिफाइंड इल डिफाइंड को ज्यादा सुना है, लेकिन फिर भी कुछ और टाइप की प्रॉब्लम्स भी होती हैं। फिलहाल शुरुआत करते हैं वेल डिफाइंड से। आपको पता है कि वेल डिफाइंड प्रॉब्लम वो होती हैं जो बहुत अच्छे से डिफाइंड होती हैं। कोई भी चीज अच्छे से डिफाइन है मतलब उसके गोल्स क्लियर हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं, उसमें क्वेश्चन का स्टेटमेंट बहुत अच्छे से दिया हुआ है, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली कंडीशन में है या नहीं। वो डिफिकल्ट हो सकती है लेकिन वो वेल स्ट्रक्चर्ड होगी। तो प्रॉब्लम जिसके क्लियर गोल्स होते हैं, स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, और एक ही सोल्यूशन पर जो एग्रीड होती है, मतलब प्रॉब्लम वेल डिफाइंड तब है जब उसके ऐसा नहीं है कि ये नहीं कर लिया तो वो कर लिया, वो नहीं कर लिया तो ये कर लिया। उसके जो सोल्यूशन है ना उसमें भी बहुत क्लैरिटी नजर आती है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और स्ट्रक्चर्ड होती हैं। जैसे कि कोई मैथ की इक्वेशन होती है या कोई रेसिपी को फॉलो करना है हमें, जब हमें पॉइंट टू पॉइंट चीजें समझ में आ रही होती हैं तो उसको हम वेल डिफाइंड कहते हैं। उसी तरीके से इल डिफाइंड होती हैं ये प्रॉब्लम जो होती है, थोड़ी एम्बिगियस होती हैं। जैसे कि अभी तो आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि ऐसे भी टेस्ट होते हैं
जिसमें अनक्लियर सिचुएशंस दी जाती हैं, और ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है जो फर्स्ट ईयर में होते हुए समझ नहीं सकते। जैसे कि अभी आपने रोरशाइंग ब्लॉट टेस्ट नाम नहीं सुना है, वो तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज को समझाने के लिए इल डिफाइंड का। लेकिन मैं इससे इजी एग्जाम्पल अभी लूंगी आपके लिए, और वो रहेगा कोई इनकम्प्लीट स्टेटमेंट। ये भी एक टाइप की चीज है जो आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे हमने अधूरा स्टेटमेंट आपके सामने रखा और आपको उसको पूरा करना है, तो ये एम्बिगियस हो गया। अभी आपको अंदाजा नहीं है कि इसके आगे हमें किस डायरेक्शन में बोलना है। जैसे हमने कहा आई लाइक टू, तो हो सकता है आप कह सकते हैं आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, या आप कह सकते हैं आई लाइक टू हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स, वो कुछ भी हो सकता है। तो अभी यहाँ पे हम क्लियर नहीं है कि हमें किस तरह का आंसर चाहिए, राइट? लेकिन ये क्वेश्चन है, हम ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन नहीं है, पर ये इल डिफाइंड में आएगा क्योंकि ये नहीं बता रहा है कि व्हाट आई लाइक टू अबाउट, किस बारे में हमसे पूछा जा रहा है। इज इट अबाउट द गेम स्पोर्ट्स, इज इट समथिंग अबाउट आई लाइक टू ईट, इज इट समथिंग अबाउट आई लाइक टू डू। तो हमें क्लैरिटी नहीं है, तो वो इल स्ट्रक्चर्ड हो गया। तो इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स होती हैं जहां पर हमें चीजें क्लियर नहीं होती हैं, लेकिन वो होती अपने आप में क्वेश्चन ही है, प्रॉब्लम्स ही हैं, उनके गोल्स अनक्लियर होते हैं, और उनका कोई जरूरी नहीं है कि एक सिंगल करेक्ट सोल्यूशन हो। जैसे मैंने कहा कि आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, ये भी मेरी मर्जी है, मैंने इसको आंसर को ऐसे फिल किया। आप कह सकते थे आई लाइक टू हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स, वो भी ठीक है। तो इसके कई सोल्यूशन हो सकते हैं। अब यहाँ पे ज्यादा क्रिएटिविटी की रिक्वायरमेंट होती है और फ्लेक्सिबल थिंकिंग की होती है। जैसे कि एक इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि आई लाइक टू, तो आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे। अभी आपसे कोई फ्रेंड आपसे पूछेगा कि आई लाइक टू जनरली, तो आप कुछ भी बोल देंगे, ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे अपने माइंड पर। तो हमें इसमें फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती है। ये बहुत सारे करियर पाथ को डिसाइड करने में या कुछ सोसाइटल इश्यूज को सॉल्व करने में इस तरीके के क्वेश्चंस का यूज होता है। देन कम्स इनसाइड प्रॉब्लम्स। इनसाइड प्रॉब्लम्स वो होती हैं जिसमें आहा मोमेंट्स निकल कर आते हैं। अभी आहा मोमेंट्स का क्या मतलब होता है? सडन रियलाइजेशन होता है, वेयर द सोल्यूशन अपीयर्स अनएक्सपेक्टेडली। जब इनसाइट वर्ड आ गया ना, इनसाइट का मतलब होता है सूझबूझ। जब कई बार ऐसा होता है कि हम किसी काम को कर रहे होते हैं और उसमें हमें तुरंत से क्लिक होता है, कुछ ऐसा क्लिक हो जाता है जो हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले तो सोचा ही नहीं होता है। बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली इन बिटवीन द सिचुएशन हमें कुछ रियलाइज होता है और हमें इसका सोल्यूशन मिल जाता है। मतलब हमने माइंड को पहले तो ये ट्रेन किया है कि हम उसके लिए कुछ सोचेंगे, लेकिन वो वैसा हुआ ही नहीं और कुछ और हो गया जो और ज्यादा इजी और अच्छा लगने लगा। उसी को हम यहाँ पे आहा मोमेंट का नाम देते हैं। तो जहाँ पे सोल्यूशन अनएक्सपेक्टेडली अपीयर हो जाता है, और वो देने वाला, सोल्यूशन देने वाले कौन होते हैं? हम ही होते हैं, कहीं और से नहीं निकल कर आता है वो। ओके, यहाँ पे फिर क्या होता है, जब इस तरीके की सिचुएशन होती है तो हम बहुत हैप्पी भी फील करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमने बहुत जल्दी, बहुत क्विक ये काम को कर लिया। जैसे कि कोई रिडल सॉल्व करते हुए, कोई पजल सॉल्व करते हुए, आपके संग ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा कि आपने पजल को देखा और आप देख रहे हैं, बहुत ध्यान से देख रहे हैं कि अब मुझे इसे सॉल्व करना है, इसमें क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, और एकदम से आपके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। आप जो भी रिएक्शन देते हैं ना, वही उसका आंसर होता है एक्चुअल में। तो वही चीज होती है यहाँ पे, इनसाइड प्रॉब्लम्स कहलाती हैं वो, जहाँ पे आपको अपनी सूझबूझ से देना होता है। मैंने छोटे बच्चों को अक्सर देखा है, वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिनका आंसर डेफिनेटली वही बताते हैं, बाद में हम नहीं बता पाते हैं। तो वो क्या होते हैं, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो आंसर निकाला जा सकता है। तो वो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इनसाइड प्रॉब्लम्स में आती हैं। रूटीन प्रॉब्लम्स, ये ऐसी प्रॉब्लम होती है जो फेमिलियर होती है, हमें पता है, कुछ काम हमें पता होते हैं कि इस तरीके से ही होंगे, इसका ऐसे ही होना चाहिए। तो जनरलाइज करके जहाँ पे हम सोल्यूशन निकाल पाते हैं वो हमारे रूटीन प्रॉब्लम्स होती हैं। इनके सोल्यूशन बहुत ज्यादा इस तरीके के होते हैं कि आप बहुत इजीली बता सकते हैं, फेमिलियर लगेंगे आपको। क्रिएटिव प्रॉब्लम्स, यहाँ पे ओरिजिनल थिंकिंग और इनोवेशन की जरूरत होती है। यहाँ पे जो सोल्यूशन होता है वो इमीडिएटली अपेरेंट नहीं होता है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसेस ओपन एंडेड होता है। मीन्स जब हम क्रिएटिव प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो उसमें हमें बहुत ही दोनों डायमेंशंस में बहुत एक्सट्रीम पे जाना पड़ेगा। दोनों डायमेंशन में एक्सट्रीम जाने का मतलब आप समझिएगा मैं जो कहना चाह रही हूँ, यानी कि हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कि हम वहां पे दोनों एंड्स पे सोच सकें कि कुछ पॉजिटिव्स होंगे तो क्या होंगे, नेगेटिव्स होंगे तो क्या। हम फ्री हैं वहां पे सोचने के लिए। ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएटिव प्रॉब्लम होती हैं, और क्रिएटिव प्रॉब्लम्स में जो सोल्यूशन निकल कर आते हैं वो यूनिक होते हैं और साथ ही साथ मल्टीपल हो सकते हैं। मेरे सामने क्रिएटिव प्रॉब्लम आई, हो सकता है मैं इसका कुछ आंसर दूं, आपके सामने आए आप उसका कुछ और आंसर दें, वो बिल्कुल ही अलग हो, वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो और वो सही हो। तो क्रिएटिव प्रॉब्लम्स हमें इस तरीके से नजर आती हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग आप समझ गए कि क्या होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के थ्रू हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, एक सोल्यूशन पे पहुंच सकते हैं, और डिफिकल्ट सिचुएशन के अक्रॉस हम निकल पाथ को कवर कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है, पूछा गया है कि ट्रेडिशनल अप्रोच वर्सेस गेस्टॉल्ट्स अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की ट्रेडिशनल अप्रोच होती है, जो नॉर्मली हम बात करते हैं कि ऐसे सॉल्व की जानी चाहिए, वैसे की जानी चाहिए, और जो गेस्टॉल्ट की अप्रोच है प्रॉब्लम सॉल्विंग, उन दोनों में फर्क क्या है?
अब मैंने यहाँ वर्सेस लगाया हुआ है, हो सकता है एग्जामिनेशन में पूछ लें, राइट फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिशनल अप्रोच एंड गेस्टॉल्ट अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। और आपसे ये भी कह सकते हैं कि स्टेट टू डिफरेंट व्यूज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तब आप क्या लिखेंगे? तब आपको ये ध्यान आएगा कि मैम ने बताया था कि गेस्टॉल्ट अप्रोच क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग की और ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है। अब ये टू व्यूज आ गए। अब देखिए नोट्स में पढ़ के यही फायदा होता है, आपके सामने क्वेश्चन होगा ना तो आप क्वेश्चन को वैसे ही पढ़ के जाएंगे, लेकिन नोट्स में आपको थोड़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग एग्जामिनेशन में करनी पड़ेगी। आपका जो क्वेश्चन है उसको माइंड आपका रिलेट करेगा, और ज्यादा टॉपिक नहीं है, आप टोटल 37 या 38 टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, तो ये आप सोचिए आपकी बुक बहुत बड़ी है अगर आपने देखी है तो, और कितना ज्यादा उसमें कंटेंट है। उन्हें 38 टॉपिक्स में समराइज कर दिया है हमने, और हम ये भी आपसे कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन में आपको उसमें से टॉपिक्स मिलेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो आपको उन्हीं टॉपिक्स के अराउंड रिवॉल्व करना है, क्योंकि आपने भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा है। तो फिलहाल हमारा जो टॉपिक है अब इसको शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। ट्रेडिशनल अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। पहले ट्रेडिशनल की बात करेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग विच इज ऑल्सो नोन एज द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग को कैसे देखती है? एज अ सीरीज ऑफ लॉजिकल स्टेप्स वेयर इंडिविजुअल्स सिस्टमेटिकली प्रोसेस इन्फॉर्मेशन टू रीच अ सोल्यूशन। और ये एक जनरल बात है, यही होता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपसे कोई भी बड़ा जो है वो अपने छोटे से यही कहता है, भाई एक सिस्टम के साथ चलो, वन बाय वन स्टेप फॉलो करो। तो यही हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच होती है। ये इस आइडिया पर बेस्ड होती है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ डेलिबरेट रैशनल एक्टिविटी एंड इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्ट्रक्चर्ड स्टेज, जहां पे हम, जैसे कि हम कंप्यूटर के थ्रू करते हैं ना, अगर हम कंप्यूटर में कोई भी कमांड देते हैं, अपना कुछ भी सोल्यूशन लेना चाहते हैं तो स्टेप्स में चलता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे जो ह्यूमन का ब्रेन है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में ट्रेडिशनल वे में चलता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप चलता है। यहाँ पे क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं? प्रॉब्लम का रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले इंडिविजुअल प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करता है, डिफाइन करता है, कुछ भी आप कह सकते हैं। प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद, डिफाइन का मतलब क्या हुआ? वही जो भी हमने बात की थी कि प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या चीजें उसमें है। फिर अल्गोरिदम अप्रोच। यहाँ पे पर्सन क्या करता है, जो द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज ऑफ्टन रीच थ्रू अल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स और रूल्स दैट गारंटी द करेक्ट आंसर इफ फॉलोड करेक्टली। जैसे कि कोई मैथ्स का क्वेश्चन है, तो अगर आपको स्पेसिफिक फॉर्मूला पता है तो आप बहुत श्योर होकर चलेंगे कि हाँ मैंने तो फॉर्मूला सही लगाया, अब कैलकुलेशंस की बात जरूर है लेकिन मेरा आंसर सही पहुंचेगा, सही तरीके से आएगा, मतलब एटलीस्ट मैं मेथड सही फॉलो कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल में कैलकुलेशंस की अलग बात हो जाती है, लेकिन आपको ये पता है कि मैंने मेथड तो सही फॉलो किया है। ह्यूरिस्टिक भी हम यूज कर सकते हैं इन केसेस वेयर एल्गोरिथम्स आर नॉट फीजिबल। ह्यूरिस्टिक मेंटल शॉर्टकट्स और रूल्स ऑफ थंब आर यूज्ड। आपने ये पढ़ी है सब पहले, तो आपको पता ही है क्या होता है ह्यूरिस्टिक में। these heuristic don't guarantee a correct solution but can help simplify the process। जब हम कुछ अज्यूम करते हुए चलते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा करके देखते हैं, कोई प्रॉब्लम आपके सामने है, अब हमेशा तो मैथ्स की प्रॉब्लम होगी नहीं जिसका फॉर्मूला आपको पता होगा, लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आप कई बार प्रॉब्लम के बारे में सोच कर चलते हैं कि ऐसा करने से देखते हैं कि क्या होता है, क्या पता हो जाए, मतलब अब एक होप और पॉजिटिविटी के साथ ही चलते हैं, फिर जो होता है वो तो बात की बात है। तो ऐसे में क्या होता है, आप कई बार सोल्यूशन पे पहुंच जाते हैं। अब भाई अपना कॉमन सेंस नाम की भी कोई चीज होती है ना, आप उसे इस्तेमाल करते हैं, जनरल इंटेलिजेंस जिसे आप कहते हैं। सोल्यूशन एंड इवेल्युएशन। जब एक बार सोल्यूशन मिल जाता है, इट इज इवेल्युएटेड अगेंस्ट द ओरिजिनल प्रॉब्लम टू इंश्योर इट मीट्स द रिक्वायरमेंट। फिर हम देखते हैं कि जो भी हमने सोल्यूशन फाइनलाइज किया वो देखते हैं कि वो हमारे प्रॉब्लम के साथ अलाइन हो रहा है या नहीं, और हम उसका इवेल्युएशन करते हैं। तो ये हमारे पास एक जनरल मेथड हो गया, जो कि अगर आप देखेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स वाली बात ही है, बस इन्होंने यहाँ पे ऐड किया है कि हम कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं। राइट, ये जनरल तरीका हो गया। अब आते हैं लीनियर प्रोसेस की तरफ। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज व्यूड एज अ लीनियर प्रोसेस। तो जो हमने अभी अप्रोच पढ़ी है ट्रेडिशनल अप्रोच, उसको भी एक लीनियर प्रोसेस की तरह देखते हैं, क्योंकि एक स्ट्रेट वे में वो चीजें चलती हैं, तो लीनियरिटी के साथ चलती हैं। नाउ कमिंग टू गेस्टॉल्ट अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। The Gestalt approach to problem solving, developed by early psychologists like Wolfgang Kohler, emphasizes the role of insight and the holistic nature of problem solving. Unlike the traditional approach, Gestalt psychology posits the problem solving is not merely about following steps. It involves a sudden reorganization or restructuring of perception and thought. अब ये जो पूरा पैराग्राफ मैंने स्पीड में आपको पढ़ के सुना दिया है ना, मैं इसको पहले समझा देती हूँ। देखिए जो गेस्टॉल्ट अप्रोच है वो बेस्ड है इनसाइट पर। इनसाइट क्या होता है? अभी बात की थी हमने, हमारी सूझबूझ, हमारी समझ। अब हुआ क्या था कि जो कोलर थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था बहुत ही इंटरेस्टिंग। उन्होंने एक रूम में चिंपैंजी को बंद किया था, और रूम तो नहीं था, वो एक जाल टाइप था, उसमें बंद किया था। अब उसके बाद उन्होंने उस रूम में कुछ बॉक्सेस रख दिए थे। सबसे पहले तो एक जो उसका रूफ था वहां पे बनानास को लटका दिया था, बनानास के बहुत बड़े स्टेम को, वहां पे उसमें बहुत सारे बनानास थे, उसको लटका दिया था। उसके बाद उन्होंने उस एरिया के अंदर ही
एक कुछ बॉक्सेस रख दिए, एक स्टिक रख दी बड़ी सी, और जो चिंपैंजी था उसको क्या करना था, उसको वो बनानास को खाना था। अब जाहिर सी बात है उसको बनानास दिखेंगे तो वो खाना भी चाहेगा, इसीलिए खाने की चीज रखी गई थी, अदरवाइज ऐसी कोई चीज होती तो शायद उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। अब चिंपैंजी ने क्या किया, जब उस बनानास को खाने की कोशिश करी तो वो काफी हाइट पर थे, वहां तक उसका हाथ नहीं पहुंच सकता था, उसने जंप भी करने की कोशिश की तब भी ये नहीं हो पाया। फिर उसने क्या किया, उसने बहुत देर तक ये हिट एंड ट्रायल मेथड यूज किया, ट्रायल एंड एरर मेथड जिसे हम कहते हैं। वो कोशिशें करता रहा और चीजें नहीं हो पाई, वो बार बार कोशिशें करता रहा, नहीं हो पाई। अब उसने अब अपने उसने क्या किया, इनसाइट का यूज करते हुए उसने उन बॉक्सेस को वहां पर रखा और उन बॉक्सेस के ऊपर वो चढ़ा। अगर हम चिंपैंजी को हटा के खुद को भी उस जगह पर रखकर देखें तो जनरल लाइफ में हम भी यही करते हैं, अगर कोई चीज हाइट पर होती है तो हमारा दिमाग और ज्यादा फास्ट चलता है चिंपैंजी से, तो हम उसको बहुत ही क्विकली कर देते हैं, हम इतनी देर तक उसमें हाथ नहीं लगाते। हम पहली बार में सोचते हैं कि कुछ ऐसी चीज रख के हम उसको हाइट देकर उस काम को कर लें। तो चिंपैंजी ने भी वही किया, हाइट देने के बाद उसको ईजी हो गया वहां पे पहुंचना, लेकिन अभी भी बनानास तक उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था। अब एक चीज और थी वहां पे, जो क्या थी, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल टेस्ट था ये, यहाँ पे स्टिक रखी हुई थी, उस स्टिक को लेकर उसने बनानास को हिट किया और बनानास नीचे गिर गए, और इसके लिए ये पूरा प्रोसेस इजी हो गया। तो यहाँ पे जो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो चीज निकल कर आई वो गेस्टॉल्ट अप्रोच ही है। जो एक्सपेरिमेंट कोहलर ने किया था उसमें उन्होंने ये देखा, ये दिखाया एक्चुअली हमको सभी को कि इनसाइट की हेल्प से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, हम एक फॉर्मूला बनाए, स्टेप बनाए, उसके हिसाब से चलें, यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं था, यहाँ कोई स्टेप नहीं था, वो जो समझ में आया वो करता चला गया, जो समझ में आया वो करता चला गया, और एक पॉइंट पर आके उसकी इंसाइट अवेक हुई, उसे लगा कि इस तरीके से चीजें करी जाए तो बेहतर होगा। तो यहाँ पे ये जो लाइन है, इट इन्वॉल्व्स अ सडन रीऑर्गेनाइजेशन और रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ परसेप्शन एंड थॉट। तो जो उसके जो थॉट्स थे, जो परसीव कर रहा था वो कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, वो उसने जब करके देखा तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, एक तो इंसाइट हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंसाइट, इसका इंसाइट के बिना आप कुछ भी नहीं लिख सकते, इसमें इंसाइट का ही सारा रोल है। तो गेस्टॉल्ट अप्रोच जो है इंसाइट पे फोकस करती है, जो सडन रियलाइजेशन होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। दिस ऑफ्टन कम्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ कंफ्यूजन और मेंटल ब्लॉक। ऐसा नहीं है कि ये तुरंत हो जाता है, जिससे हम पजल भी सॉल्व करते हैं, मैंने आपको बताया कि कोई पजल हमारे सामने है तो थोड़ी देर हम उसमें सोचते हैं कि कैसे होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, और फिर हमें सडन रियलाइजेशन होता है कि अरे नहीं, ये तो ऐसे होगा। तो वो कैसे हो पाता है, इनसाइट की हेल्प से, जब हम थोड़ी देर स्ट्रगल करते हैं उसमें। अब जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रगल लंबा चले, वो बहुत क्विक भी हो सकता है, वो बहुत देर तक भी चल सकता है, बेस्ड ऑन हमारी मेंटल प्रोसेसिंग। This often comes after a period of confusion or mental block where the solver experiences a shift in perspective. Problem representation. Similar to the traditional approach, the first step involves representing the problem, लेकिन गेस्टॉल्ट की theories जो है वो ये argue करती हैं that the way we perceive the problem plays a major role in how we solve it. यहाँ पे भी प्रॉब्लम का रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन प्रॉब्लम को परसीव कैसे हम कर रहे हैं, राइट। अगर मान लीजिए वो चिंपैंजी जो है वो वहां पे वो ये सोच लेता कि ये हो ही नहीं सकता, या चिंपैंजी को छोड़िए ह्यूमन बीइंग पे आ जाते हैं, अगर कोई इंसान जो है वो किसी प्रॉब्लम को, अगर उसे लग रहा है कि वो चीज दूर है, नहीं छोड़ो, तो वो प्रॉब्लम को बहुत डिफिकल्ट देख रहा है, इम्पॉसिबल मान रहा है, तो फिर प्रॉब्लम गेस्टॉल्ट क्या कोई भी दुनिया में आके उसकी सॉल्व नहीं कर सकते। तो मेंटल प्रॉब्लम का जो रिप्रेजेंटेशन है हमारे माइंड में कैसे है। देन रीऑर्गेनाइजेशन। गेस्टॉल्ट थ्योरी ये कहती है कि लोग जो होते हैं वो प्रॉब्लम को कई बार रीस्ट्रक्चर करके देखते हैं, तो प्रॉब्लम नई और इफेक्टिव नजर आने लगती है, नई और इफेक्टिव वे में सोल्यूशन देने की स्टेज में हमें नजर आने लगती है, जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम में स्पॉन्टेनियसली किसी सोल्यूशन पे पहुंच जाते हैं। वही आहा मोमेंट की यहाँ पे बात हुई है। होलिस्टिक प्रोसेसिंग। गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी इस चीज में बिलीव करते हैं कि वो किसी भी प्रॉब्लम को होल एज अ होल देखते हैं। ये बात मैंने और भी वीडियोस में कई बार बताई है, सेकेंडरी में शायद ज्यादा जिक्र हुआ इस बात का, कि जो गेस्टॉल्ट हैं वो किसी भी चीज को एज अ होल, WHOLE, देखते हैं। उनको लगता है कि वो जो चीज है वो अपने आप में एक पूरी चीज है, तो उसके आइसोलेटेड डिटेल्स पे फोकस ना करके जब हम प्रॉब्लम पे पूरा फोकस करते हैं तो हम उसको नए एंगल से व्यू कर पाते हैं और वो हमें थोड़ी सी फेमिलियर लगने लगती है। की डिफरेंसेस तो वैसे डिफरेंसेस ही थे जो हमने पढ़े हैं, लेकिन फिर भी अगर समराइज करने के लिए हम लिखें तो ट्रेडिशनल अप्रोच में स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल मेथड से चलते हैं, कॉन्शियस प्रोसेस होते हैं। कॉन्शियस मतलब जिन प्रोसेसेस को हम जानते हैं कि हम ये करेंगे, जब हमारा फर्स्ट स्टेप खत्म होगा तो हम ये करेंगे, सेकंड खत्म होगा तो ये करेंगे। लेकिन गेस्टॉल्ट अप्रोच पूरी तरीके से इंसाइट पर बेस्ड है, वो प्रॉब्लम को लेकर तो चलती है, सोल्यूशन में इन्वॉल्व तो होते हैं हम यहाँ पे, लेकिन सारा खेल यहाँ पे इंसाइट का हो जाता है। हम अपनी इंसाइट से सूझबूझ से चीजों को करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम इसे कंक्लूड कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं हम स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। आपको पता है लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं फिक्स जिनके क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। आपने पूरे PDF में, नोट्स में जो प्रीवियस
टॉपिक्स कवर किए हैं, वहाँ पे भी ये सब टॉपिक आपको देखने को मिले हैं, आपने पढ़ा है, लेकिन कुछ एडिशनल टॉपिक है जिन्हें हम कवर कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में अब लास्ट 2 टॉपिक्स हैं जिन्हें हम क्विकली कवर कर लेंगे, क्योंकि ये तो ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ें हैं नहीं। लैंग्वेज एक्विजिशन की जो स्टेजेस होती हैं, वो कुछ स्टेजेस में कैटेगराइज्ड हैं। सबसे पहले प्री लिंग्विस्टिक स्टेज है, जिसको हम 0 से 6 मंथ के बीच में देखते हैं। एट दिस अर्ली स्टेज इन्फेंट्स प्राइमरली एंगेज इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। प्री लिंग्विस्टिक है मतलब लैंग्वेज का प्री चीजें। अब हम किसी भी काम का जो प्री होता है ना, प्रिपरेशन यानी शुरुआत किसी चीज की, तो शुरुआत कहाँ से होती है? हमेशा शुरुआत हर चीज की 0 से होती है। यहाँ बच्चा भी 0 से ही शुरू हो रहा है और उसकी लैंग्वेज भी 0 से शुरू होगी। 0 मतलब लैंग्वेज का 0 क्या हो गया? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आप किसी से बात करते हैं तो बातचीत करने से पहले, अब तो आप बहुत अच्छे से बातचीत कर सकते हैं, अपने को मत काउंट करिए, छोटे बच्चे पे आ जाते हैं वापस से। एक छोटा बच्चा जो है वो कोई वर्ड बोलने से पहले आप नोटिस कीजिएगा बड़े सारे एक्सप्रेशंस देता है। आपने पता नहीं कभी नोटिस किया है नहीं, पर अब जरूर आप करेंगे कि जब वो अपनी कोई बात कहना चाहता है ना, तो उसकी पूरी आंखें, उसका चेहरा वो पूरा एक्सप्रेशन से भरा होता है, क्योंकि बच्चा पहले नॉन वर्बल कम्युनिकेट ही करता है। तो फोकस किस चीज पर होता है? क्राइंग पर, कूइंग पर, बैबलिंग पर। बच्चा जो है शुरुआत में साउंड्स क्रिएट करता है। जैसे बच्चा छोटा होता है तो मम्मी नहीं बोल पाता, पापा नहीं बोलना आता उसे, वो लेटर्स बोलेगा माँ, और उससे भी पहले वो ऐसे रिएक्शंस देता है जो मदर और फादर ही समझ पाते हैं कि वो कुछ ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा है, या उसके जो क्लोज फैमिली मेंबर्स होते हैं। Infants start to differentiate between sounds and are able to recognize the rhythm and pattern of the language they are exposed to. तो प्री लिंग्विस्टिक स्टेज में वो केवल लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स भी नहीं कह सकते, अभी हम साउंड्स हैं उनको डिफरेंशिएट करना सीख रहे होते हैं। ये पहली स्टेज होती है। देन वन वर्ड स्टेज। वन वर्ड स्टेज जो होती है, बच्चा जब 1 साल का हो जाता है, उससे 1.5 साल तक के बीच में होती है। किसी भी चीज को ना वो वन वर्ड में कहेगा। जैसे बच्चे थोड़ा और बड़े भी होते हैं तो भी आपने देखा है, जैसे क्लास में अगर वो बताना चाहते हैं कि वर्क हो गया है, तो दे वोंट से माई वर्क इज डन, डन, दिस इज द ओनली वर्ड दे विल यूज, और इसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि बच्चे ने काम कर लिया है, राइट? जैसे छोटा बच्चा है, फिनिश, मिल्क पी लिया, बॉटल खत्म कर ली, या कुछ खाया तो बोलते हैं फिनिश। तो इस तरीके के छोटे बच्चे जो होते हैं, तो वन वर्ड स्टेज भी होती है बच्चे की, जिसमें वो वन वर्ड की हेल्प से अपनी पूरी बात को बताने की कोशिश करता है और हम पूरी बात समझ भी रहे होते हैं। ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये वन वर्ड स्टेज हो जाती है। उसके बाद आती है टू वर्ड स्टेज। टू वर्ड स्टेज में क्या होगा? अब बच्चा जो है दो दो शब्दों को जोड़कर अपना वर्ड को, स्टेटमेंट को बनाने की कोशिश करेगा। उसके लिए वो पूरी बात है, हमारे लिए वो 2 शब्द हैं, लेकिन बच्चे के लिए वो पूरी बात है। तो ये हमें लगभग 1.5 साल से 2 साल के बीच में बच्चे के 2 वर्ड्स का एक्सप्रेशन देखने को मिलता है, जहाँ पे वो अपनी बात को कहने की कोशिश करता है। जैसे बिग ट्रक, राइट, गुड पेन, कुछ भी वो बोलने की कोशिश करेगा, एडजेक्टिव्स भी लगाने की कोशिश करता है। देन कम्स अर्ली मल्टी वर्ड स्टेज। अर्ली मल्टी वर्ड स्टेज का मतलब है वो स्टेज जहां पे बच्चा सेंटेंस पूरा नहीं बोलता है, पर वो अधूरा होता है। वो अधूरा भी होता है, लेकिन उसकी नजर में वो पूरा होता है। कैसे? इस स्टेज में children start using longer sentences such as I want more, where is mommy. They begin to use simple sentence structures and start employing the use of pronoun and plural. मल्टीपल चीजों को बताने की कोशिश करेंगे, एडजेक्टिव्स का यूज करने लगते हैं। ये अर्ली मल्टीवर्ड स्टेज होती है। देन लेटर मल्टीवर्ड स्टेज जो 30 मंथ्स के बाद आती है। बाय दिस एज चिल्ड्रन बिगिन टू फॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स sentences with accurate grammar. They start using a wider range of morphological and syntactic rules, जिसमें वो बहुत सारे रूल्स वगैरह का यूज करके, उन्हें ये भी पता होता है कि जेंडर के लिए कैसे यूज करना है। जैसे अगर वो ये मम्मी के लिए यूज करें तो मम्मी जा रही है बोलेंगे, मम्मी जा रहा है नहीं बोलेंगे, राइट? तो इस तरीके से उनको समझ में आ जाता है कि किस तरीके से हमें वर्ड्स को यूज करना है। तो ये कुछ स्टेजेस हैं, सिंपल थी, मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा डिफिकल्ट है। अब आपने पढ़ लिए ना, एग्जाम में आ गई तो बहुत अच्छे से लिख कर आएंगे आप। बस मंथ्स का थोड़ा ध्यान रखिएगा और ये ध्यान रखिएगा कि किस में हमें क्या चीज मेंशन करनी है। फिर आता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज। वैसे तो ये चीजें आपने पढ़ी हैं, लेकिन फिर भी कुछ शॉर्ट नोट में एक लिमिटेड वर्ड लिमिट के अंदर इसको लिखना है। तो बिल्डिंग ब्लॉक क्या होते हैं लैंग्वेज के? दे आर द फंडामेंटल यूनिट्स दैट कंबाइन टू फॉर्म मीनिंगफुल कम्युनिकेशन। जब लैंग्वेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब हो गया फाउंडेशनल चीजें, यानी कि जैसे अगर आप ग्रामर, आज जो आप इंग्लिश बोलते हैं अच्छे से, या हिंदी बोलते हैं, या चलिए कोई भी लैंग्वेज आपकी बोलते हैं, तो पहले आपने उसके रूल्स को समझा होगा। वही है बिल्डिंग ब्लॉक्स लैंग्वेज के, जो एक लैंग्वेज को कंप्लीट करते हैं, जो एक लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी लेकर आते हैं। आज अपनी बात को आप कह रहे हैं, तो वो प्रोफिशिएंसी कैसे आ रही है? आपको कैसे पता है कि मुझे कहाँ पर जो है वो प्रोनाउन का यूज करना है, कहाँ पर मुझे किस तरीके से ग्रामर यूज करनी है? तो वो कैसे आ रही है? जब आपने उसको अच्छे से समझा, मीनिंगफुल बनाने के लिए।
तो इन ब्लॉक्स को हम सेवरल लेवल्स पे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले होता है फोनीम्स. फोनीम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन लैंग्वेज दैट कैन डिफरेंशिएट मीनिंग. For example, in English, the difference between the word bat and pat is due to a single phoneme change. यानी कि हमने बी और पी को चेंज किया है, लेकिन हमें पता है ये बैट है वो पैट है, दोनों का जो है मीनिंग बदल जाएगा, दोनों का मीनिंग जो है वो यहाँ पे चेंज हो जाता है. मॉर्फीम्स. मॉर्फीम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज. अ मॉर्फीम कैन बी द होल वर्ड लाइक डॉग और अ पार्ट ऑफ अ वर्ड लाइक द प्लूरल सफिक्स. देयर आर टू टाइप्स, दो टाइप के मॉर्फीम्स होते हैं, फ्री मॉर्फीम्स और बाउंड मॉर्फीम्स. फ्री मॉर्फीम्स जो होते हैं दे कैन स्टैंड अलोन एज वर्ड, जैसे बुक, रन, इसको आप इंडिविजुअली भी एज अ वर्ड यूज कर सकते हैं. लेकिन जो बाउंड मॉर्फीम्स होते हैं दीज मस्ट अटैच टू अ फ्री मॉर्फीम्स टू कन्वे मीनिंग. जैसे कि अंडू, तो अंडू में जो अन है ना वो इससे कंप्लीट कर रहा है. डू तो अपने आप में एक वर्ड है, लेकिन अन लगने से वो एक और वर्ड बन रहा है, पर ये जो अन है वो बाउंड मॉर्फीम्स है. आप अन कहीं से लग नहीं पड़ेंगे. अननेसेसरी, अनइंटेंशनल, इंटेंशनल एक वर्ड है लेकिन अन नहीं है, तो अन क्या है, अन उसके संग लग के एक उसको कंप्लीट वर्ड बना रहा है. तो इस तरीके से जैसे यहाँ पे ग्राम उसमें भी होता है, पास्ट टेंस में भी यूज करते हैं वॉकड. वॉक एक वर्ड है, एड कोई वर्ड नहीं है, बट एड जो है वो बाउंड मॉर्फीम है जो उसको मीनिंगफुल बना रहा है. मीनिंगफुल ये पहले भी था, लेकिन ये बिना मीनिंग के होते हुए भी एक दूसरे वर्ड को और मीनिंगफुल बना रहा है, दोबारा से मीनिंगफुल बना रहा है. राइट. फिर उसके बाद आते हैं वर्ड्स. वर्ड्स के बारे में हम क्या कहें, आपको पता ही है. वर्ड्स की हेल्प से, वर्ड्स के परफेक्ट कॉम्बिनेशन से हम डिफरेंट आइडियाज को एक्सप्रेस कर पाते हैं. वो वर्ड्स ही होते हैं जो प्रॉपरली अलाइंड होते हैं ग्रामेटिकल रूल्स के साथ में, तो एक स्टेटमेंट बनाते हैं. और स्टेटमेंट जब बनता है तो उसकी हेल्प से हम अपने प्रॉपर तरीके से इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाते हैं. तो वर्ड्स वो हमारी वोकैब में सबसे बड़ा स्पेस रखते हैं. सिंटेक्स. सिंटेक्स का मतलब होता है वो रूल्स जिसकी हेल्प से हम वर्ड्स को इस तरह से अरेंज करते हैं कि हमारे पास एक स्टेटमेंट बन के आ पाता है. अब एग्जाम्पल के लिए हमने बोला, हमने एक स्टेटमेंट लिया सिंपल, देयर इज अ हाउस. अब इसमें देयर इज अ हाउस, चारों वर्ड की अपनी इंपॉर्टेंस है, चारों का अपना मीनिंग है, लेकिन ये इस तरह से क्यों अरेंज है, बिकॉज ऑफ द रूल्स जिसकी वजह से आप ये कह पाएंगे देयर इज अ हाउस. राइट. तो ये सिंटेक्स कहलाते हैं. ये किसी भी स्ट्रक्चर सेंटेंस को स्ट्रक्चर्ड बनाने के लिए, उसका मीनिंग इंटरप्रेट कराने के लिए एसेंशियल होते हैं. Semantics. Semantics involves the meaning of words in sentences. It is concerned with how language conveys meaning through words, phrases or sentences. जैसे कि bank can have different meanings depending on whether it's referring to a financial institution or the side of a river. तो semantics क्या होते हैं कि जैसे हम कोई भी statement है, अब बैंक का ही ले लेते हैं एग्जाम्पल फॉर द टाइम बीइंग. आपने कहा कि आई वॉज गोइंग टू द बैंक, तो यहाँ पे दोनों मतलब हो सकते हैं, लेकिन आपको क्लैरिटी किससे मिलेगी जब आप उस स्टेटमेंट को प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू करेंगे. आई वॉज गोइंग टू द बैंक फॉर सम फाइनेंशियल पर्पसेस, तब पता चलेगा हम उस वाले बैंक की बात कर रहे हैं. ठीक है. देन प्रैग्मेटिक्स. प्रैग्मेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंस द इंटरप्रिटेशन ऑफ लैंग्वेज. यानी कि कोई भी जो स्पीकर होता है ना, वो सोशल सिचुएशंस में या किसी भी डिफरेंट सिनेरियो में जब बातचीत करते हैं तो कैसे बात कर रहे हैं. जैसे अगर आप एक फ्रेंड्स के बीच में हैं तो आपकी लैंग्वेज कैसे भी जाएगी, आप उसमें सरकाजम भी यूज करेंगे, कॉमेडी भी यूज करेंगे, कैसे भी बात कर सकते हैं. राइट. लेकिन आप किसी सोशल सिचुएशन में है, फॉर्मल सेटिंग में है, आप अपने वर्क प्लेस में हैं, तो आपके जो लैंग्वेज है, बात करने का तरीका है, वो बहुत डिफरेंट हो जाएगा. वहां पे आप सारे जितनी आपके अंदर अच्छी अच्छी चीजें ना वो सब निकाल के आप दिखाएंगे. तो प्रैग्मेटिक्स हमें ये दिखाते हैं कि हमारी बात का वही जो तरीका है वो बात को स्टेबिलिटी देता है. अगर हम अपने वर्क प्लेस पर है और वहां हम कोई हंसी मजाक अपने बॉस से कर दें या कलीग से कर दें, सीनियर से कर दें, उस तरीके से बात कर दें जैसे दोस्तों से करते हैं, तो हमें पता है कि हमारी बात का क्या मीनिंग निकलेगा, कैसे उस बात की इंपॉर्टेंस रह जाएगी. मतलब कुल मिला के आप ये समझ लीजिए प्रैग्मेटिक्स हमारे बात की इंपॉर्टेंस को भी डिफाइन करने में हेल्प करता है. तो दिस इज व्हाट इट इज. ओके, नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन. ओके, वही सब चीजें हैं, कंक्लूड करनी है आपने जो आपने पढ़ा. एंड फाइनली जो हमारा MPC 001 है, यहाँ पर जून 2025 के लिए उसके सारे ही टॉपिक्स कवर हो जाते हैं. मैं बार बार ये मेंशन कर रही हूँ जून 2025, क्योंकि दिसंबर 2025 के लिए हम आपको नए सिरे से जो है नोट्स प्रोवाइड कराएंगे और जो एक्सप्लेनेशन होगा वो भी न्यू, एकदम न्यू मिलेगा. उसमें जो फ्रेश वीडियोस होंगे, बिल्कुल सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट होगा. तो चलिए, अब मैं मिलूंगी आपसे MPC 002 के नेक्स्ट वीडियो में, जो कि सीरीज में कंटिन्यूड रहेगा. आप अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करें, तो आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. बहुत अच्छा पेपर करके आइएगा और बहुत अच्छे से कंटेंट लेके आइएगा. प्रेजेंटेशन पे जरूर ध्यान दीजिएगा. ये कुछ टिप्स है जो मैं हमेशा देती रहती हूँ. मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.